Hello everyone. Yes, welcome to the very first session of this amazing course. हमारा PYQ रिसर्च प्रोग्राम है और आज हम बुद्धिज़्म को स्टडी करेंगे। जितने भी यूपीएससी के PYQs बुद्धिज़्म पे रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट मतलब रीसेंट का मेरा मतलब होता है 20 से 25 साल में, जितने भी महत्वपूर्ण PYQs यूपीएससी ने अपने वेरियस एग्जाम में बुद्धिज़्म पे पूछे हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। आपको मालूम है बुद्धिज़्म पे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपके यहाँ से इस एक सेशन से अराउंड 2 मार्क्स आप मान के चलो कि ये आपके पक्के यहाँ पे होने वाले हैं, राइट? साथ में यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा जो पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है भाई साहब, ये ठीक है, ये चलता कैसे है, कैसी हमारी पीवाईक्यू रिसर्च होती है। दिस इज़ बेसिकली अ रिवीजन सीरीज़। ट्रस्ट मी गाइज़, ये एक सेशन देखने के बाद आपको बुद्धिज़्म दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बने रहिएगा, ठीक है? लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आराम से देखना, मज़े से देखना। आपको कुछ भी और बुद्धिज़्म के लिए रेफ़र करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, इसमें इतने क्वेश्चन्स हैं और क्वेश्चन के साथ-साथ हर एक ऑप्शन पे इतनी रिसर्च करी हुई है ना? आपको एक जगह यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। इसी वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना, ठीक है? प्रीलिम्स में जाने से पहले भी देख लेना। अच्छे से पूरे सेशंस जितना भी ये हमारा कोर्स होगा, अराउंड 90 टू 100 वीडियोज़ इसमें होंगी। ठीक है? जितने भी सेशन होंगे, कम से कम 2 से 3 बार आपको वो सारे सेशन देखने हैं। माइंड में, ठीक है, एक तरीके से ब्रेन में इसका एक एक मैप बनना चाहिए क्वेश्चन्स का कि हाँ, ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी, राइट? सो डेफ़िनिटली अगर आपका प्रीलिम्स रुक रहा है इतने सालों से, तो आपका ठीक है, स्ट्रेस्ड होना जायज़ तो है, लेकिन अब आपको स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। अब है काम करने की ज़रूरत और काम हम करेंगे मिलके। मैं कौन हूँ? ठीक है? आप civilspot.in इस वेबसाइट पे जाकर के विज़िट कर सकते हैं, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ जान सकते हैं। मैं खुद यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, 3 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है विद 110 प्लस मार्क्स, ठीक है? तो आप रेफ़र कर सकते हैं, ये वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे भी अपलोड होगी क्योंकि पहला सेशन है। शुरू करते हैं। अब हाँ, साथ में यहाँ पे सिर्फ़ बुद्धिज़्म पे, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर तो देखो बुद्धिज़्म पे है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बुद्धिज़्म से थोड़ा रिलेटेड हो सकते हैं या कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाए थे यूपीएससी ने, राइट? तो उस नज़रिए से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो डायरेक्टली आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसलिए भी डाले ताकि वो कल वाले सेशन में कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए 1995 से शुरू करते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि भैया ये जो अनुव्रत है, अनुव्रत, तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा एडवोकेट किया गया है? अगर आप, ठीक है, अगर आप न्यू लर्नर हैं, आपने, है ना, या फिर अभी-अभी यूपीएससी की तैयारी की है, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नई हो। और दूसरी बात, एक एक बात और मैं यहाँ पे पहले, ठीक है, आप सभी को कन्वे कर दूँ, वो ये कि हमारा पैटर्न कैसा रहेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आगे शो करूँगा, आपको पॉज़ करना है, फिर ये क्वेश्चन देख लेना है और अपने मन में आंसर सोचना है, राइट? मैं यहाँ पे आंसर ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 30 सेकंड दूँ कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ पे फिर मार्क करो। फिर हम वो 40-50 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएँगे, राइट? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम टाइम में यहाँ पे कवर कर पाएँ, राइट? तो इसीलिए इसीलिए आपको ये पैटर्न यहाँ पे फ़ॉलो करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन सामने रखूँगा, आपको पॉज़ करना है, आंसर सोचना है। सो अनुव्रत और महाव्रत, अनुव्रत और महाव्रत का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। ये महायान और हीनयान बुद्धिज़्म यहाँ पे ऐसे ही आपके कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, है ना? ये जो लोकायत सेक्ट वगैरह है, ये सब कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। अब ये अनुव्रत और महाव्रत ये क्या चीज़ें हैं? इधर इधर अभी ध्यान मत दो। अनुव्रत बेसिकली क्या है? अनु मतलब छोटा, ठीक है? छोटा। व्रत मतलब वॉव, आपने, है ना, एक तरीके से व्रत व्रत मतलब आपने एक तरीके से शपथें ली। तो ये छोटी शपथें ली हैं। ठीक है? किसके लिए? जो नॉर्मल आपके फॉलोवर हैं, जैनिज़्म के जो नॉर्मल फॉलोवर जैसे हम आप हो गए, है ना, फॉलोअर्स, उनके लिए ये 5 अनुव्रत थे कि आपने वायलेंस नहीं करनी, फ़ॉल्सहुड नहीं, स्टीलिंग नहीं, ये वगैरह-वगैरह, इसे कहते हैं अनुव्रत। इसी अनुव्रत में जब नॉन इंजरी है ना, कि भैया आपको किसी भी लिविंग चीज़ को, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ को इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हार्म नहीं करना है, तो उसे हम कहते हैं महाव्रत। मैं बताऊँ ये चीज़ कहाँ काम आई? नीचे जाने दो मुझे, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। 2023 का क्वेश्चन यहाँ पे देखना, मैंने नीचे लाया हुआ है ना? ये देखो, 2023 का क्वेश्चन है, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट आल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज अ लिविंग बाय अदर
religious sects. Above statement reflects one of the core beliefs of which of the following sects of ancient India? The answer is Jainism. समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो आंसर आया ये कहाँ से आया? भाई ये जो व्रत है कि भैया किसी को भी हमें हार्म नहीं करना है, ये व्रत, ये शपथ, ये आपको जैन धर्म में दिलाई जाती है। ये एक महाव्रत है। ये एक महाव्रत है, समझ रहे हो? तो ये अनुव्रत, महाव्रत, आई होप आपको अब क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ से भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है। सॉरी, मैं इसमें ईयर डालना भूल गया। यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि भैया डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ। डिपार्चर मतलब यहाँ डेथ नहीं है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ बालक थे। बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ थे। तो जो सिद्धार्थ है उनका जो डिपार्चर घर से हुआ, एक तरीके से घर से जो वो निकले, है ना, सत्य की तलाश में, उस 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 पर्टिकुलर इवेंट को क्या कहा जाता है बुद्धिज्म में? क्या इसे धर्म चक्र परिवर्तन या फिर महाभिनिष्क्रमण या फिर निर्वाण या फिर परिनिर्वाण, क्या इस चीज को कहा जाता है? ठीक है, आप पॉज कीजिए, सोचिए। आंसर है यस, महाभिनिष्क्रमण। यहाँ से हमने एक बात और जाननी है। देखो, अगर ये रॉ क्वेश्चन सामने दे दिया जाए ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा पहले। ठीक है, मैंने तो क्योंकि रिसर्च कर रखी हुई है चीज़ों पे, है ना, यहाँ पे अभी देखा हुआ है, चीज़ों को सर्च किया हुआ है। बावजूद इसके, है ना, कम से कम मैं भी कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि यार इसमें इसमें कोई, है ना, इनमें से कोई एक तो नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को मान लो कभी भी आपको टैकल करना हो, तो ये जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को ब्रेक करके, है ना, या फिर इनका हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करके एक किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाने की कोशिश करो जो इससे मैच कर जाए। डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ मतलब घर छोड़ के जा रहा है ना? तो जो अभिनिष्क्रमण, ये जो निष्क्रमण है, निष्क्रमण मतलब निकलना। देखो, धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? जो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, है ना, जिस पहले सरमन की वजह से उनके जो 7-8 जो है फॉलोअर्स बने, दैट मीन्स धर्म चक्र परिवर्तन की भैया लोग अब उनके फॉलोअर बनना शुरू हो गए हैं एक तरीके से, राइट? तो धर्म चक्र परिवर्तन तो वो था। ये कहीं पे भी डिपार्चर से सूट नहीं हो रहा है ना? निर्वाण और परिनिर्वाण, निर्वाण एक्चुअल में होता है ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाना, है ना, बुद्ध हो जाना, ठीक है, दैट इज निर्वाण। परिनिर्वाण या फिर जो महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है, जो महापरिनिर्वाण है वो है कि भैया बुद्ध जब ठीक है, अंतिम अपनी वीर एक तरीके से अंतिम गति को प्राप्त हुए थे, है ना, जब बुद्ध की डेथ हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये जो महाविनिष्क्रमण है, ये है वो चीज कि भैया डिपार्चर हो रहा है गौतम सिद्धार्थ का, घर से वो निकल रहे हैं। निष्क्रमण मतलब निकल जाना, घर से वो निकल रहे हैं, है ना? किस चीज के लिए? इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। अब इसी चीज को देखो, इन्हीं चीज को सिंबल्स में डिपिक्ट किया जाता है। ये कंटेंट अब आपके मेंस में भी काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया धर्म चक्र परिवर्तन को किस चीज से शो किया जाता है। इसे एक्चुअली, ठीक है, जो जो इन सब चीजों को, जैसे महाविनिष्क्रमण हो गया, परिनिर्वाण वगैरह हो गया, इसके लिए कुछ सिंबल्स है, राइट? जैसे महाविनिष्क्रमण को अगर बताना हो तो हॉर्स से बताया जाता है, ठीक है? ऐसे समझ लो कि बुद्ध घर छोड़ के गए, कैसे गए? घोड़े पे गए, समझ गए? अब ये आपको जो है एक तरीके से जो रिनंसिएशन उन्होंने घर का किया, तो वो घोड़े पे किया, ऐसे याद रखो थोड़ा। बुद्ध का जो जन्म है, जन्म को लोटस, कमल या फिर बुल, है ना, बुल फिगर, आपको याद है ना 2022 में इन्होंने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि लायन और बुद्ध, है ना, बुल फिगर की इंडिया में कल्चरल रेलेवेंस क्या है? तो भैया बुल फिगर को बुद्ध के जन्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। जन्म की एक और कहानी है, माया के, है ना, माया के ड्रीम से रिलेटेड एक कहानी है। वो ये कि जो महामाया देवी है, बुद्ध की जो महिला, जो जो सॉरी माता श्री उनकी थी, उन्हें एक सपना आया था। सपना आया था व्हाइट एलिफेंट का विद 6 टस्क्स, ठीक है? उनकी, है ना, ये जो जो एक व्हाइट एलिफेंट था, उसका सपना आया। तो व्हाइट एलिफेंट को भी कल को अगर मेंस में क्वेश्चन आए कि एलिफेंट फिगर का इंडिया में क्या रोल है, तो आप वो सब चीज़ें तो बाकी लिखोगे ही कि, है ना, मंदिरों में यहाँ पे आपको गणेश वगैरह, है ना, कई चीज़ें आप जो है इसमें कल्चरल रोल वो तो लिखेंगे ही। एक ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भैया बुद्ध के जन्म से रिलेटेड मायाज़ ड्रीम, है ना, इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ है। वो ये कि भैया उन्हें एक सपना आया था जन्म से पहले कि व्हाइट एलिफेंट उनकी दाहिनी भुजा में एंटर कर रहा है, और जैसे बुद्ध का जन्म हुआ तो उन्होंने पाया, देखो व्हाइट एलिफेंट
एक तरीके से पावर को सिंबलाइज करता है, प्लस और जो जो विज़डम है, उस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है इसमें। समझ रहे हो बात को? तो ठीक बुद्ध के है ना, बुद्ध का जो जन्म हुआ, तो ये माना जाता है कि उनकी उन्हीं दाहिनी भुजा में ठीक है, बुद्ध जन्म होकर के दाहिनी भुजा में वहाँ प्रकट हुए। कुछ इस तरीके के इस पे एक एक कहानी है, ठीक है? कहानी है, बनाई हुई है। फिर देखिए जो निर्वाण है, निर्वाण, संबोधि, ठीक है? ठीक है? बौद्ध हो जाना। तो बुद्ध की जो एनलाइटनमेंट हुई, बोधि ट्री के द्वारा उस निर्वाण की प्रक्रिया को, एनलाइटनमेंट मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण और महापरिनिर्वाण, निर्वाण और परिनिर्वाण में डिफरेंस ये है कि परिनिर्वाण जो है डेथ को सिंबलाइज करता है, जो कि स्तूप के द्वारा है ना, इसका एक सिंबल यूज होता है। निर्वाण में नॉर्मली बोधि ट्री को ही, ठीक है, बोधि ट्री के थ्रू जो है इसे सिंबलाइज किया जाता है कि भैया बोधि ट्री जहाँ जहाँ होगा दैट मीन्स कि बुद्ध के निर्वाण की बात हो रही है। धर्म चक्र परिवर्तन मैंने ऑलरेडी बताया कि व्हील से ये बताया जाता है कि जब जब बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, है ना? जिससे कि 7-8 उनके अपने फॉलोअर्स वहाँ पे बने, उसे व्हील से, चक्र से, ठीक है? चक्र से उसे, ठीक है, एक तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। फिर एक और चीज़ है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, वो था ये, भैया याद ऐसे ही रखना पड़ेगा, असला पूजा, असला पूजा। ऐसे याद रखो कि हाँ, बौद्ध धर्म वाले, ठीक है, अशांत होकर के असला बारूद का यूज़ करने लग गए। तो एक असला असला पूजा करके, ठीक है, असाला पूजा करके सारनाथ में होती है ना? और वो भी बुद्ध की जो फर्स्ट टीचिंग है, उसको एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना होगा, रख लेना, अदरवाइज़ ऑलरेडी हम 11 मिनट इन, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। 2 क्वेश्चन से। अब इन किसी भी चीज़ में भाई, अब आपको अगर कोई, है ना, कोई इन इन कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आए, तो उसे मिस मत करना, उस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, तभी मैं यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ जो भी चीज़ आपको दिखेगी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पतिमोक्ष ये क्या चीज़ है? आप पॉज कीजिए, सोचिए आंसर, और आंसर बिल्कुल सही है आपका। ना तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म है, ना हीनयान बुद्धिज्म है, ना ये किंग मिनांडर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि जो मिलिंद पन्नो है, जिस पे पिछले साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी था, मिलिंद पन्नो है, जिसे हमने कल डिस्कस किया भी है, ये किसने लिखी, है ना? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। एक्चुअल में इसका जो आंसर है, वो संघ के लिए कुछ बने हुए रूल थे, कुछ नियम थे, पतिमोक्ष उसे कहा जाता है। आई थिंक 283 समथिंग इतने रूल थे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उन्हें संघ के लिए जो बने हुए रूल थे, उसे पतिमोक्ष कहा जाता है बुद्धिज़्म में, ठीक है? तो आप इसे याद रखें, ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ से आपको मालूम होगा कि यूपीएससी भाई गेम कैसे खेलता है अपनी, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, फिर अगला क्वेश्चन देखना। 1998 में ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि भैया बहुत सारे जो ग्रीक है, कुषाण है और शक हैं, स्पेशली ये कौन है? ये सेंट्रल एशियन प्रजातियां हैं, ठीक है, जो इंडिया उस टाइम आई थी। तो जो ग्रीक है, कुषाण है और शक है, इन्होंने बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म के मुकाबले बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन को पढ़िए, पॉज कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन 1 कह रहा है कि बुद्धिज्म वाज इन द एसेंडेंट एट दैट टाइम, कि भैया बुद्धिज्म ग्रो कर रहा था, इसलिए उन्होंने भी है ना, बहती गंगा में हाथ धो लिए, ठीक है? अगला कह रहा है कि दे हैड रिनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस। भाई नहीं, आपको मालूम है शक के, ठीक है, जितने भी ठीक है क्षत्रप थे, इन्होंने कितना, है ना, कितना ज़्यादा ठीक है वॉर्स इंडिया में लड़े हुए हैं। कुषाण है, ठीक है, कुषाण शासक जितने भी थे, इनके वॉर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ग्रीक, है ना, जितने भी कडफिस-कुडफिस जितने भी आपके रहे हैं, ठीक है, सभी ने वॉर लड़ी हुई है। तो ऐसा तो हमें कोई सिंबल दिखता नहीं, इसे तो पहले ही हटा दो, है ना? इनफैक्ट जो इंडिया में है, इनफैक्ट पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस को रिनाउंस करने का जो लगभग अकेला एग्जाम्पल दिखता है, वो सिर्फ अशोक का दिखता है, और वो भी उसने पूरे अपनी उम्र में नहीं, ऐसा नहीं किया कि पूरी उम्र उसने वॉर ही नहीं की, नहीं, वॉर उसने भी की हुई थी। बाद में उसने, जब उसे लगा ना कि भैया एम्पायर सफिशिएंटली बड़ा हो गया है, तो फिर ग्रेट अशोका ने अपना वॉर की जो पॉलिसी है उसे रिनाउंस कर दिया, है ना? लुक, इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, एवरीथिंग एवरीथिंग फॉलोज रियलिज्म,
इवन आइडियलिज्म इज ऑल्सो गाइडेड बाय रियलिज्म, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ अशोका एज वेल। अगला, कि कास्ट रीडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। दिस इज पॉसिबल आंसर, दिस इज पॉसिबल आंसर। बट अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ऐसे दिमाग में खेलता है और है ना आपके माइंडसेट के साथ वो ऐसे खिलवाड़ देखो क्या कर रहा है, कि बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी। देखो, यहाँ पे हमें ज्यादा ब्रॉड ऑप्शन क्या दिखता है? डेफिनेटली ये एक उत्तर है, ये भी उत्तर नहीं है कि बुद्धिज्म वाज इन द एसेंडेंट एट दैट टाइम, कि भैया बुद्धिज्म ग्रो कर रहा था इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर दिया। नहीं भाई, ये कोई कारण नहीं होता है ना। और दूसरी बात कि बुद्धिज्म जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे एसेंडेंट था, स्पेशली अशोक के बाद तो बुद्धिज्म का डाउनफॉल उसके साथ भी होना शुरू हुआ, समझ रहे हो, है ना। जो आपके शुंग शासक थे, है ना, जो माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने बौद्ध लोगों को मारा, ये अशोक के बाद ही हुआ। तो ऐसा तो नहीं था कि बुद्धिज्म ग्रो कर ही रहा था, है ना, कर ही रहा था इसलिए अडॉप्ट हुआ, नहीं ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हो। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। भाई यहाँ पेंच फंसता है कि कास्ट रीडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भैया हिंदुइज्म में एक 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 ये बात थी कि जो चारों हमारे वर्ण से बाहर के लोग हैं उन्हें आउटकास्ट, ठीक है, या फिर उन्हें मल्लेच कहा जाता था। मल्लेच, ये लिखेंगे कैसे? मल्लेच, आई थिंक मैंने ये सही लिखा है यहाँ पे, मल्लेच। हाँ, उन्हें मल्लेच कहा जाता था, मतलब ये आउटकास्ट है, ये चारों वर्णों के बाहर के लोग हैं, उन्हें मल्लेच कहा जाता था। तो ऐसा ट्रीटमेंट इंडियन सोसाइटी में कैसे ही लेगा कोई, है ना, ये राजा थे भाई। तो डेफिनेटली ये तो आंसर है ही। लेकिन भाई ये और बड़ा आंसर है कि बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी। एक्चुअल में उन्हें ये करना था, उन्हें देखो प्रॉब्लम उन्हें सिर्फ कास्ट रिडन हिंदुइज्म से नहीं थी, उन्हें ओवरऑल इंडियन सोसाइटी, है ना। अब रिलीजन के नाम पे भारत में सिर्फ हिंदुइज्म थोड़ी ना था, है ना, जैन धर्म के लोग भी थे, है ना, वो वो कुछ ट्राइबल्स भी रहे होंगे सिर्फ, जो ना हिंदू है ना कोई दूसरे धर्म के लोग हों, है ना। उन्हें ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की बात करनी है ना। शक जब क्षत्रप रूल कर रहे हैं तो वो गुजरात में भी रूल कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। वो राजस्थान में भी रूल कर रहे हैं, यहाँ तो जैन भी हैं। दैट मीन्स उन्हें उन्हें भाई इनके साथ भी विवाह करना है, सिर्फ हिंदुओं की बात वो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। सो उन्हें एक ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की एक्सेस चाहिए थी। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजीएस्ट वे टू डू दैट। क्यों? क्योंकि भैया जैन धर्म में भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स उस टाइम पे आपको फॉलो करने पड़ने थे, है ना। जैन धर्म तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म की तरह बिल्कुल मध्य मार्गी है, नहीं। वो तो एक्सट्रीम पेनेंस की बात करता है, बड़ी तपस्या कठोर तप की बात करता है जैन धर्म, उस टाइम तो और भी ज़्यादा था, समझ रहे हो। तो हिंदुइज्म में कास्ट रिडन ये था, जैनिज्म में ऐसी कई चीज़ें थी, बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू द सोसाइटी। दिस इज वाई आंसर इज दिस। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए दिमाग में लॉक किया जाए, सिविल स्पॉट को विजिट किया जाए ताकि आप जो है एनरोल कर सकें कोर्स को। भैया दिमाग को अनलॉक फिर से कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए कि व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन अर्ली मेडाइवल टाइम्स। सिमिलर लाइंस पे भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा इस ऊपर वाले क्वेश्चन, देखो ये इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ बताया है कि भैया ये ग्रीक कुषाण वगैरह बुद्धिज्म को अडॉप्ट क्यों किए, यहाँ उल्टा पूछा है कि भैया ये मेडाइवल टाइम्स में, आपके अर्ली मेडाइवल टाइम्स में, मतलब आपकी चौथी या पांचवी शताब्दी के आसपास ये डिक्लाइन क्यों हुआ। मैं बताऊंगा ये ऊपर वाले क्वेश्चन का इसमें कहाँ पे यूज हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो कि बुद्ध वॉज by the time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became the part of Vaishnavism। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जैसे आपका महायान आया उसके बाद देश के कई हिस्सों में बुद्ध को एक तरीके से विष्णु का ही अवतार माना जाने लगा, समझ रहे हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात हमें हमें ध्यान में रखनी है, स्पेशली गुप्तों के समय में इस तरीके की धारणाएं, है ना। इवन पौराणिक कथाओं वगैरह में इन इन चीज़ों को वहाँ पे उस टाइम इंक्लूड किया गया कि बुद्ध भी एक तरीके से विष्णु के ही अवतार थे, है ना। फिर कि इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग adopted Hinduism and persecuted Buddhist। ऊपर वाला क्वेश्चन पूछना पढ़ना, ये कौन सी ट्राइब्स है? ग्रीक, कुषाण एंड शक।
यहाँ पे भी वही लिखा है, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है ना, ऊपर तो ये कह रहा है कि भैया सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने हिंदुइज़्म के मुकाबले बुद्धिज़्म को चुना, क्यों? यहाँ बोल रहा है कि भैया इन्होंने बुद्धिज़्म को पर्सिक्यूट किया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होता तो आपको मालूम था कि नहीं, नहीं, नहीं इन्होंने तो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट किया था एक्चुअली, तो हटाओ दूसरा, हटाओ दूसरा। अब देखते हैं ये किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू भाई ये भी तो हटाओ, है ना? ऐसा आपने कहाँ पढ़ा कि समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त किसी ने बुद्धिज़्म को पर्सिक्यूट किया हो? वर दे स्ट्रांगली अपोज्ड? नो, डेफिनिटली दे वर द फॉलोअर्स ऑफ है ना, शैविज़्म, मोस्टली शैविज़्म, है ना? अदरवाइज़ मैनी वर वैष्णवाइट आल्सो, है ना? डेफिनेटली दे वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, है ना? डेफिनेटली उस टाइम पे आपके इन्हीं के टाइम पे गुप्तों के टाइम पे आपके पुराण रचे गए, है ना? ऐसी रचनाएं उस टाइम पे डेफिनेटली हुई, बट डेफिनेटली इन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया, ये सब चीज़ें हुई, डेफिनेटली हुई, बट उन्होंने बुद्धिज्म को ऐसा नहीं किया कि इसके खिलाफ उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो। हम बार बार पढ़ते हैं कि वो धार्मिक रूप से काफ़ी टॉलरेंट थे, इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है। समझ रहे हो ना बात को? पिछले क्वेश्चन, पिछले का ऑप्शन, इस साल का क्वेश्चन। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई साहब बात ऐसी है कि ठीक है, दो कोर्सेज हैं, आपको सिविल स्पॉट डॉट इन, और भाई साहब बात ऐसी है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं पीवाईक्यू रिसर्च, ये हमने 2022 सॉरी 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी की थी, 24 के प्रीलिम्स के लिए भी की थी। आप जाकर के वो वीडियोज़ ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है? वीडियोज़ पड़ी हुई है भाई, इसमें पड़ी हुई है आपके, ठीक है? आपके ये यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एक बार उन वीडियोज़ को देख लो, आपका ज़रूर मन करेगा कि एटलीस्ट इस कोर्स में आप एनरोल ज़रूर करें। अगर आपका प्रीलिम्स भाई बार-बार फँस रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीवाईक्यू की इस तरीके की रिसर्च करोगे, डेफ़िनिटली आप, है ना, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा 30-40 नंबर के मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। मैं आईएफएस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं फॉरेस्ट का भी पेपर हर बार देता। तो इसमें यही चीज़ है जो मुझे काम आई, और यही चीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई फीस बिल्कुल भी उतनी नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, राइट? किसी का इश्यू हो तो बताना। तो आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के, प्रीलिम्स का पंचनामा ये आपको कोर्स मिलेगा civilspot.in आपको, ठीक है? civilspot.in आपको यहाँ पे जाना है। ये मेरा ही, ठीक है, रिसेंटली लॉन्च्ड ये वेबसाइट है, और इसमें भी आप एनरोल कीजिए, साइंस एंड टेक कोर्स। भाई इसके लिए भी आई विल पिन द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। 2023 के प्रीलिम्स में इसी साइंस एंड टेक के कोर्स से 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन भाई ऐसे आए थे। मैं, है ना, मैं कहीं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो वीडियो में प्रूव किया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें वहाँ पे मैच की हुई है, ठीक है? डायरेक्टली मतलब ऐसे वो क्वेश्चन आए हुए थे कि आप लाइन टू लाइन उसे आंसर कर सकते हैं, है ना? तो मैं इस बात को बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ करता हूँ कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीसीपीए है ना? ये फाइन भी लगाती है झूठ बोलने पे, इसलिए ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, वहाँ प्रूव किया गया है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, ठीक है? सो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कल इसमें भी पहली जो क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी, है ना? और इसमें तो आपको एनरोल करना ही है ना? अगर आपको, अब क्योंकि देखो ये तो डेमो डेमो लेक्चर है ना? हर चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में अपलोड नहीं कर सकता हूँ यार, ऑनेस्टली, क्योंकि देखो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, और है ना, उन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए एवरीबॉडी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव्स। सो आप जो है इसमें आ सकते हैं। देखिए, अब एक और थीम पे चलते हैं कि भैया जो बौद्ध धर्म है, इसकी जो 2 मेन ब्रांचेज़ है, हीनयान और महायान बुद्धिज़्म, इस पे बहुत क्वेश्चन्स पूछे हुए हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिसेंटली भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले इनके कुछ बेसिक से फीचर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनके बेसिक फीचर क्या है। मान लीजिए ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई एक पूरे पेज का टेबल यही हो गया है आपके, हीनयान और महायान बुद्धिज़्म के बीच का डिफरेंस। भैया हीनयान जो है ना, हीनयान हीनयान एक तरीके से आप इसे, है ना, इसे आप थेरावाद भी कह सकते हैं, थेरावादा, है ना? थेरावादा। मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, तो आपको इसी के साथ इस तरीके से ही चलना पड़ेगा, इसलिए मैं मेंस में 3 बार फेल भी हुआ हूँ, है ना? तो ये मैं बार-बार कहता हूँ। तो जो थेरावादा है बुद्धिज़्म, ये एक्चुअल में पुराने वाला, एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक बुद्धिज़्म था, जो बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाओं पे ही रिलाय करता था, ठीक है? ये जो सेक्ट है हीनयान। आगे हम पढ़ेंगे स्थाविरवादी वगैरह, वो सब इसी चीज़ से लिंक्ड है। अभी के लिए थोड़ा ये, ठीक है, थोड़ा-सा ये आइडिया आप लेकर के रखो कि एक्चुअल में हुआ क्या,
कि जो आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, किसने करवाई, कहाँ करवाई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करके बताइए। जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बंट गया। हीनयान को, ठीक है, एक तरीके से छोटा यान, ठीक है, छोटा यान माना गया। महायान को एक बड़ा, या फिर एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भैया ये एक मॉडिफाइड यान, या फिर मान सकते हैं कि अपडेटेड अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये एक ऐसा यान था महायान। तो जो हीनयान है, ये मानते हैं कि बुद्ध भगवान नहीं थे, बुद्ध एक गुरु थे, इनकी शिक्षाओं को हमें फॉलो करना है। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए इसे रैशनल स्कूल भी माना जाता है ना? ये चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं कि बुद्ध को, यार भगवान नहीं थे, बुद्ध एक गुरु थे, है ना? हमें उनकी रैशनली, उन्होंने रैशनल ग्राउंड पे जो क्रिटिसिज्म किया, हिंदू धर्म की रिजिडिटीज़ का, कास्ट की रिजिडिटीज़ का, और उनका जो थॉट था वो एक रैशनल थॉट है। इसलिए हीनयान एक रैशनल स्कूल है। लेकिन महायान क्या कहते हैं कि बुद्ध भगवान का ही अवतार थे। यहीं से आप देखेंगे ना, वो जो हमने ऊपर स्टेटमेंट देखी कि जो 3rd 4th सेंचुरी है, तब तक आते-आते ये महायान का यही थॉट मॉडिफाई होकर के ये बन गया कि इवन विद इन हिंदू ग्रंथ ये चीज़ें वहाँ पे लिखी गई कि हाँ, ठीक है, जो बुद्ध है वो विष्णु का ही अवतार है। समझ रहे हो? मैं तो मानता हूँ भाई, हर व्यक्ति और हर चीज़ ईश्वर का अवतार है। ये जो पेन मैं लिख रहा हूँ जिससे, ये ईश्वर है। मैं आप सभी, आपकी डिवाइस, आप जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ पी रहे हैं, जो आप देखते हैं, जो आप नहीं देखते हैं, सब ईश्वर है। जो आपसे मिले हैं, जो नहीं मिले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके मित्र हैं, सब ईश्वर है। जानवर ईश्वर है, पत्थर ईश्वर है, सब ईश्वर है। ऊर्जा ईश्वर है। और ऊर्जा ये वही चीज़ है कि मैं सर्वत्र हूँ। वो सर्वत्र क्या है? वो ऊर्जा है। ऊर्जा सब में है। तो ये जो चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हर एक चीज़ की तरह बुद्ध भी एक ईश्वर थे। है ना? समझ रहे हो? दूसरी बात फिर, ये क्या चीज़ हुआ फिर? यहाँ देखिए, ये रैशनल स्कूल है, ये फेथ पे रिलाय करता है। समझ रहे हो? ये बिलीफ सिस्टम पे रिलाय करता है। तो महायान और हीनयान के बीच ये बेसिक डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया, तो आप कभी इसका आंसर में, ठीक है, आप फँसोगे नहीं, आपका ये आंसर नहीं फँसेगा। अगली बात है कि इट यूजेस सिंबल्स। भैया ये कभी बुद्ध को, है ना, इमेज के तौर पे डिपिक्ट नहीं करता। इमेज आइडल वर्शिप यहाँ पे नहीं होती है हीनयान में। महायान में आइडल वर्शिप होती है। ह्यूमन के तौर पे आप जो देखते हैं ना, स्माइलिंग बुद्धा, जो वो बैठा हुआ है, वो महायान टाइप का बुद्धिज्म है। और ये बोधिसत्व में बिलीव नहीं करते हीनयान। हीनयान कहते हैं कि बुद्ध जो है वो हमारे अकेले गुरु हैं, उसके बाद बोधिसत्वों की जरूरत नहीं है ना? सत्य की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को बुद्ध के द्वारा सजेस्ट किया हुआ मार्ग अगर वो अपना ले, तो सत्य हर किसी को प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बोधिसत्वों की आवश्यकता नहीं है। महायान में बोधिसत्व, अब ये बोधिसत्व क्या है, इनके क्या काम है, इसे हम आगे पीवाईक्यू के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए ये समझो कि महायान क्या क्या कहता है कि बुद्ध ईश्वर थे, फेथ पे रिलाय कर रहा है, बुद्ध की आइडल वर्शिप की जानी चाहिए, और बोधिसत्व जो है ये रियल है, बोधिसत्व का आइडिया सेंट्रल है। अब आओ क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म? एम्फेसिस ऑन अहिंसा, भाई दोनों करते हैं, ये नहीं है आंसर। कास्टलेस सोसाइटी, दोनों इसकी बात करते हैं, सो ये नहीं है आंसर। वर्शिप ऑफ स्तूपा, दोनों में स्तूप की वर्शिप होती है, सो ये भी नहीं है आंसर। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान, है ना, इनफैक्ट इन बोधिसत्वों को भी ईश्वर का रूप यहाँ पे माना जाता है, इनकी भी वर्शिप होती है, बुद्ध की वर्शिप होती है। गॉड एंड गॉडेसेस की जो वर्शिप है, ये एक सेंट्रल डिफरेंस है बिटवीन महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म का। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सेम थीम पे सेम। अरे भाई अभी तो देखो मजे आएंगे, मैं सच में बता रहा हूँ, मजे आएंगे। आगे 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 चल के देखना, जब रिपीट होंगे ना क्वेश्चन, मजे आ जाएंगे देख के कि भाई ये यूपीएससी क्या खेला कर रहा है। हमें तो लगता है कि नए नए क्वेश्चन लाता है कहीं से, नहीं भाई, ये नए नहीं है। एवरीथिंग
वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ आइडिया ऑफ मल्टीवर्स, और जो मल्टीवर्स का आइडिया सबसे पहले दिया वो आपको रामचरितमानस में मिलता है। रामचरितमानस में ये चीज़ वहाँ पे स्पेसिफिकली वो जो इवेंट है वो बताया गया है कि अ, जो श्री हनुमान जी थे वो ठीक है, वो भगवान राम के साथ हमेशा रहना चाहते थे कि प्रभु हमें अपने ही पास रखें। तो राम ने क्या किया कि अब राम तो दिमाग वाले हैं, उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और बोला कि ठीक है, और वो अंगूठी एक ज़मीन में दरार में नीचे फेंकी और बोले कि ये अंगूठी को ठीक है हनुमान जी आप ढूँढ के लाइए। और वो अंगूठी गई, 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 चलती गई पाताल लोक में। पाताल लोक में हनुमान जी गए, एंटर हुए और स्तब्ध रह गए। स्तब्ध क्यों रहे? अंगूठी का ढेर लगा हुआ था। अंगूठियों का ढेर, सेम अंगूठी, सेम राम की अंगूठी, ढेर लग रखा था वहाँ। उस टाइम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हे हनुमान, श्री राम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो चीज़ तुम्हारे साथ अभी हुई, वो लाखों साल पहले हो चुकी है, वो लाखों साल बाद फिर से होगी। एवरीथिंग रिपीट्स, देयर इज़ अ लूप इन द यूनिवर्स, है ना? तो इस लोक में जो अभी हो रहा है वो किसी दूसरे लोक में फिर होगा, इसी लोक में फिर होगा, है ना? वो जो आइडिया है, वो जो आइडिया है, वही आइडिया यूपीएससी भी अडॉप्ट करता है कि जो हम ऑलरेडी पूछे हुए हैं, वही हम फिर पूछेंगे, क्योंकि भैया इनकी भी लिमिटेशन है। तो जिसने पीवाईक्यू पढ़ा, वो मल्टीवर्स की इस दुनिया से बाहर आ जाएगा, है ना? वो प्री निकालेगा, फिर मेंस लिखेगा और मेंस में मेरी जैसी गलतियाँ नहीं करेगा। जिसने नहीं पढ़ा, तो वो तो फिर मज़े ही मज़े। कंसिडर द फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बुद्धिज़्म के मेन फीचर क्या-क्या हैं? पढ़ा ना हमने कि भैया बुद्ध की पूजा होती है, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, कि बोधिसत्वों के द्वारा सुझाए गए मार्ग को हम फॉलो करते हैं। महायान की बात हो रही है, हीनयान नहीं। बिल्कुल ऊपर पढ़ा ना हमने, टेबल बताया ना मैंने, तभी मैंने पहले ही बताया। बोधिसत्व आर सेंट्रल, बुद्ध को गॉड की तरह वहाँ पे ठीक है देखा जाता है, उनकी पूजन होता है। इमेज वर्शिप बुद्ध की होती है, रिचुअल्स है। रिचुअल मैंने आपको सुझाया ऊपर, याद है? असला बारूद, वो भी एक रिचुअल ही है। समझ रहे हो बात को? तो आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 3। टफ टफ था क्या? क्वेश्चन टफ था क्या? है ना? अगर मान लो आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया होता और ये टेबल नहीं पढ़ा होता, टफ था, क्वेश्चन टफ था भाई। इसमें ही इसमें ही या इसमें ही कहीं पे भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है अगर क्लैरिटी ना हो तो। क्लैरिटी लेने के लिए विजिट करें civilspot.in। मेरे पास एडवर्टीज करने के लिए पैसा नहीं है भाई, मेरा यही एडवर्टीजमेंट है, मैं अपना काम दिखाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो यू कैन जस्ट लॉग इन ऑनेस्टली एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द कोर्स। यही चीज़ें आपको डेली भाई, जब ये चीज़ें डेली मिलेगी ना, बता रहा हूँ, यूपीएससी कहीं और कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। 33 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, हमारे पास बहुत चीज़ें अभी कवर करनी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन भाई सेम क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। पढ़ा ना हमने ऊपर, यही तो क्वेश्चन है। बोधिसत्व, महायान, यही क्वेश्चन 2016 में हीनयान का है क्या ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट ना? तो अप्लाई करो एलिमिनेशन रूल, जो आपको वो मिस्टर 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 बार बार बताते हैं, ठीक है, सेल करते हैं कि एलिमिनेशन रूल, एलिमिनेशन रूल है। दोज हु नो दे नो इट। एक्चुअल में एलिमिनेशन वर्क्स ओनली इफ यू हैव नॉलेज, सो गेन नॉलेज फर्स्ट भाई। ट्रिकों ट्रिकों पे जिंदगी नहीं चलती है, ट्रिकों पे जिंदगियां नहीं चलती है। हटाओ इसे, हटाओ इसे। ये हमने पढ़ना ही नहीं है कि बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन, है ना, ऑन द वे ऑफ एनलाइटनमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही यही बचा। बोधिसत्व बिल्कुल सही बात है कि ये कंपैशनेट। अब एथिक्स के लिए क्वेश्चन है कि कंपैशन और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो डेफिनेटली एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया हुआ एक कंपैशनेट व्यक्ति वो है ना? अ, मर्म है उनके दिल में,
ठीक है, तो वो एक कंपैशनेट व्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है। बोधिसत्व जो है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एनलाइटनमेंट हो चुकी है। वो वो भी निर्वाण के लिए बिल्कुल रेडी है। सॉरी, परिनिर्वाण के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन वो अपने ही साल्वेशन को, साल्वेशन मतलब अपनी ही मुक्ति को, मोक्ष को, है ना? वो रोक लेता है। क्यों? ताकि बाकी लोगों को वो, है ना, वो सत्य के रास्ते पे ले जा सके। तो अपने मोक्ष को रोक रखा होता है। वो ऐसे समझो कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जी रहा है। अदरवाइज़ वो मरने के, है ना, वो साल्वेशन के द्वार पे खड़ा है। तो 2 एंड 3 इज़ द आंसर। बोधिसत्व कौन है? ये समझ में आ गया। जो मैंने ऊपर बोला था कि पीवाईक्यू के थ्रू समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई यहाँ तक तो बात सही है। 252 BC at Patliputra, and it was there that Buddhist church became divided into two sects, हीनयान एंड महायान। भाई मैंने ऑलरेडी बोला, ऊपर ही पूछा हुआ है मैंने कि हीनयान और महायान जो है, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कनिष्क ने कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, वाओ, के का क्यूब बन गया ये, कश्मीर के कुंडल वन में जो है कनिष्क ने जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, तो वहाँ पे ये हुआ था। अब दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में भी कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है हम आगे जानेंगे। इसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। अभी के लिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, प्रैक्टिस करना है ना हमको। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि कनिष्क कॉल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। एट कुंडल वन, बिल्कुल सही बात है। नियर श्रीनगर, बिल्कुल सही बात है। एंड वसुमित्र वॉज, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बना हुआ है मैं बताऊंगा, वॉज बिलीव्ड टू हैव एक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। आगे बताता हूँ मैं। 2001 में वही क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, वसुमित्र। इंडियन इंजीनियरिंग या फिर इकोनॉमिक सर्विसेज, नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह। राजगृह में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने किसने जो है प्रिजाइड ओवर किया? तो महाकसप्पा, मोगलीपुत्तिस्सा, सबकमी और अब देखो, आप इसे मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है कि यूपीएससी जब सिमिलर ऑप्शन दे दे, आंसर नॉर्मली उनमें से एक होगा। जैसे यहाँ एम है, यहाँ एम है। नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देखो, ना करके देखो भाई। जहाँ मान लो ऐसा लगे ना कि ये क्वेश्चन बिल्कुल रेंज से बाहर है, वहाँ तो अप्लाई करके देख लेना। समझ रहे हो? नॉर्मली आंसर उन दोनों में से एक ही होता है। ये यूपीएससी दिमाग और एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है एक्चुअली यार, ऐसे ही खेलता है। उसका भी, उसको मालूम है कि आदमी इसी में एमओ में कंफ्यूज हो जाएगा। सो आंसर इज महाकसप्पा, नॉट मोगलीपुत्तिस्सा। इसने जो है, इसने आपकी जो है जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है अशोक वाली, उसे सॉरी, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है अशोका वाली, उसे प्रिजाइड ओवर किया था। सबकमी ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, ठीक है, प्रिजाइड ओवर किया था। और ये, ठीक है, बुद्ध घोष, ये इन्हीं के एक सेंट थे वहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है बुद्धिस्ट काउंसिल का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि भैया ये कहाँ-कहाँ हुए। पहली राजगृह में हुई, किसने? अजातशत्रु ने करवाई। राजा का नाम तो याद रह जाएगा, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे महाकसप्पा, ठीक है, महाकसप्पा। ऑलरेडी इस पे पीवाईक्यू है। क्वेश्चन वो मैच द फॉलोइंग टाइप का पूछ सकता है, पूछ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसा मत समझो कि फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है वो। तो याद रखना, महाकसप्पा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाकसप्पा, सबकमी, मोगलीपुत्ता, ये कौन थे? समझ रहे हो ना? जैसे हमने कल देखा ना वो यार, वो 3 प्ले राइटर्स का नाम उन्होंने पूछ लिया था, मैं नाम ही भूल जाता हूँ उस टाइम पे। भावभूति हस्तिमल्ल वाला जो क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछ लेंगे। महाकसप्पा, सबकमी, मोगलीपुत्ता, ये कौन थे? तो ये पता होना चाहिए कि ये कुछ बुद्धिस्ट सेंट रहे हैं। ये टेबल एक बार ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना अभी के लिए, ठीक है? ये कम, मैं इस वाले पार्ट पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करूँगा, क्योंकि ये वाला आपको मालूम है। ये आपको रटना ही पड़ेगा कि महाकसप्पा, फिर सबकमी, फिर मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र इसका तो याद रहता ही है, वसुमित्र का भी याद रहता ही है, क्योंकि सभी ने वसुमित्र के बारे में महाविभाष के, है ना, महाविभाष को रटा होता है कि ये किसने बनाया, वसुमित्र ने बनाया। मोगलीपुत्र तिस्सा का भी सभी को मालूम होता ही है।
है ना? सबकमी और महाकसप्पा ये 2 नए जो है नई चीज़ें हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखें, राइट? ये रूलर्स का भी सभी को पता होता ही है, रटा होता है यार। हम मेन फोकस यहाँ पे करेंगे, देखो आनंद और उपाली इनका याद रखना। आनंद ने पहली काउंसिल में सुत्त पीटक और उपाली ने विनय पीटक इनको इनकी रचना की। तो पहली जो काउंसिल है इसमें सिर्फ 2 पीटक बने थे। त्रिपीटक कब बने? त्रिपीटक बने तृतीय काउंसिल में। जो तीसरा पीटक बना अभिधम्म पीटक, ये बना तीसरी काउंसिल में अशोक के टाइम पे। समझ रहे हो? तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था ना, मैंने बोला कि अशोक के टाइम पे भी जो तीसरी काउंसिल हुई, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ये था कि अभिधम्म पीटक बना। सुत्त पीटक, विनय पीटक किसने? आनंद और उपाली। याद रखना ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभिधम्म पीटक तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में तैयार किया गया। दूसरी क्यों फेमस थी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आगे बताऊंगा। यहाँ पे महासंघिका और स्थाविरवादीन, है ना, जो बुद्धिज्म है ये 2 शाखाओं में और पहले ही टूट चुका था। महासंघिका जिससे बाद में महायान निकला, महायान जो है बाद में इसी से निकला, और स्थाविरवादीन जो थेरावाद था, जो थेरावाद था या फिर जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म था, जो हमने ऊपर देखा ना ऑर्थोडॉक्स, है ना, स्थाविरवादीन, थेरावादा, हीनयान का एक तरीके से हीनयान का प्रेडेसर, वो था स्थाविरवादीन या थेरावादा। समझ रहे हो? हीनयान, थेरावादा, स्थाविरवादीन और महासंघिका, महायान। ये है ना, बिफोर बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान, उससे पहले ही इसके लिए बैकग्राउंड यहाँ पे दूसरी काउंसिल में तैयार हो गया था। फिर जाकर के हीनयान महायान में ये फाइनली चौथी काउंसिल में आगे डिवाइड हुए। समझ रहे हो? तो चौथी काउंसिल में ही महाविभाषित शास्त्र की रचना हुई, जो कि बाद में श्रवस्तिवादी। अब ये श्रवस्तिवादी कौन है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी एक तरीके के हीनयान बुद्धिस्ट ही है। तो इनका ये एक महाविभाषित शास्त्र एक इम्पोर्टेंट शास्त्र है। समझ रहे हो? ठीक है, ये महाविभाष का तो पता होता ही है, पर ये भी थोड़ा पता चले कि ये किसका है ना, तो सही रहता है। अदरवाइज इतना रट्टा ना भी लगे। पर भाई ये तो याद रखना ही, महासंघिका, स्थाविरवादीन कब कहाँ पे कैसे हुआ, कितना कितना प्रहार किस किस पे, है ना, कौन सी काउंसिल पे हुआ, है ना? तो ये टूट फूट जरूर याद रखना है थोड़ी। आगे इस पे मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ सब कुछ मिलेगा, है ना? ये तो मैंने समझाने के लिए टेबल बनाया हुआ है इधर, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ है, सब कुछ इधर ही है। तो विद रेफरेंस टू अभी विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें 1 घंटे के अंदर ही कंक्लूड करना भी है, ताकि है ना बहुत ज़्यादा ना लेक्चर रहे। आप इसे 2x की स्पीड में देखना बाद में, जब रिवीजन करेंगे 1.5 या फिर 2x स्पीड, जो कंफर्टेबल लगे, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे आपका भी। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्थाविरवादी बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। पढ़ा ना हमने ऊपर, मैं बता चुका हूँ ना स्थाविरवादीन, बताऊंगा भी। लोकोत्तरवादी वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट, बताया ना, यहाँ पढ़ा हमने महासंघिका। समझ रहे हो? द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। ये एकदम झूठ है, इसी का पता होता तो आप आंसर के करीब एटलीस्ट पहुंच सकते थे। दूसरा सही है, लोकोत्तरवादी जो सेक्ट है ये महासंघिका सेक्ट का ही, ठीक है, इसी से ही आपका निकला हुआ है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बुद्धिज्म जो है सेकंड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, सेकंड काउंसिल में 2 चीज़ों में टूटा। स्थाविरवादीन, इसी को हम थेरावादा भी कहते हैं, महासंघिका इसे हम लोकोत्तरवादीन भी, ठीक है, एक तरीके से इसी का एक ऑफशूट है, इसी का एक सब पार्ट है लोकोत्तरवादीन महासंघिका सेक्ट का। क्या करना है, ध्यान रखो, जो सेकंड काउंसिल है ना, सब आसान किया जाएगा। जो सेकंड काउंसिल है इसमें क्या हुआ, इसमें एक, ठीक है, ऐसे याद, थेरावादा तो थेरी याद रहेगा ना, थेरी से थेरावादा याद रख लेना, यहीं से आपको स्थाविरवादीन भी याद रह जाएगा। स्थाविर थे था स्थाविरवादीन रह जाएगा ना। तो ये कब हुआ, ये सेकंड काउंसिल में हुआ। एक तो ये ऑफशूट निकला, एक निकला महासंघिका, महासंघिका इसी में आपको याद रखना है लोकोत्तरवादीन, लोकोत्तरवादी, ठीक है, ये इसी का एक ऑफशूट था, महासंघिका का ही ऑफशूट था।
फिर हम आते हैं चौथे में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। हालांकि मैं इसके और ठीक है इसके नीचे बहुत सारे वो हैं, मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा भाई हर चीज़ को याद करने की। अभी के लिए कम से कम ये तो याद रखो कि थेरावाद कम से कम याद रहे कि सेकंड काउंसिल की बात है, महासंघिका, महायान से पहले महासंघिका था। फिर फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ काउंसिल में इसी महासंघिका का एक तरीके से महायान बना, इसी थेरावाद या फिर स्थाविरवादी का हीनयान बना। समझ रहे हो, हीनयान समझ रहे हो ना। अब सिंप्लीफाई हो गया, यहां से यहां से यहां महासंघिका, ये तो हो गया बस। तो एक तरीके से क्या हुआ, आप पाएंगे ना कि जो थेरावादा है या स्थाविरवादी है, थेरावाद स्थाविरवादी, ये एक तरीके से हीनयान के ही फ्यूचर में सब सेक्ट निकल के सामने आते हैं, क्योंकि इन्हीं के ये बैकग्राउंडर थे। समझ रहे हो। तो हीनयान के, अब बताता हूं मैं ट्रिक। हीनयान के बस सबसेक्ट याद रखना, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, क्योंकि इस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बताऊंगा भाई ये गंदे नाम कैसे याद रखने, मैं बताऊंगा। कम से कम ये याद रखना कि जो एस से शुरू होने वाले हैं, और जब मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट सेक्ट एस वाले, देखो जब आप जैनिज्म में आएंगे तब भी एस से शुरू होने वाले कुछ एक, ठीक है, कुछ एक सेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट उनके नाम थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको वो पता चल जाएगा जैन जैन जब हम जैन धर्म पे आएंगे। अभी के लिए बुद्धिज्म पे ये समझ लो कि ये जो बुद्धिस्ट सेक्ट हैं जो ऐसे से शुरू होने हैं, जैसे श्रवस्तिवादी, जैसे स्वतांत्रिक, जैसे स्थाविरवादी, है ना, जैसे समिति, या ये सब जो है ये हीनयान के हैं। एक यहाँ पे विभाज्यवाद भी है, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है, विभाज्य का नाम ही है कि एक्चुअल में ये जो बाद में महासंघिका है इससे भी एक ऑफशूट निकला और फिर वो स्थाविरवादी का ही हिस्सा बन गया, मतलब एक तरीके से इसी का थेरावाद का ही, हीनयान का ही बाद में हिस्सा बन गया। तो ये विभाज्यवाद कहलाया, मतलब ऐसे याद रखो विभाजन हुआ कहीं, विभाजन होकर के वो हीनयान का हिस्सा बना। कम से कम भाई यहाँ से ये चीज़ याद रखना कि स्थाविरवादीन एस से शुरू हो रहा है, वो हीनयान का सबसेक्ट है। अब हीनयान की इसी लीनियज से आपकी एस से शुरू होने वाले स्थाविरवादीन, स्वतांत्रिक, ठीक है, भाषिका भी एक है, लेकिन मैं मेन सेक्ट की बात कर रहा हूँ, स्वतांत्रिक, स्थाविरवादीन, है ना, और श्रवस्तिवादीन और समितिया, ये जो सेक्ट है ये हीनयान सब सेक्ट है। फिर आते हैं महायान पे। महायान के जो नॉर्मली आपके सेक्ट है, लोकोत्तरवादी तो हमने ऊपर पढ़ा ही पढ़ा, दो सेक्ट याद रखना, एक योगाचार और एक माध्यमिक। माध्यमिक इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इस नागार्जुन के लिए, इनके लिए, ये नागार्जुन जो है थर्ड, आई थिंक सेकंड या फिर थर्ड सेंचुरी एडी, एडी के आसपास के ये बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने मूल माध्यमिका करिका ये लिखा, यहीं से वो बार-बार क्वेश्चन बना रहा है भाई, जो पिछले साल कन्फ्यूजन वाला है ना, नागसेन की जगह नागार्जुन जो उन्होंने पूछ लिया था मिलिंद पन्नों में, वो यही नागार्जुन उन्होंने डाला हुआ था। यही वो नागार्जुन थे, ठीक है, नागार्जुन हैं जिन पे कल हमने इतने सारे पीवाईक्यू देखे पिछली वीडियो में। तो इन्होंने वो लिखा है मूला माध्यमिका करिका। तो जब भी आपको माध्यमिक सेक्ट, स्पेशली कम से कम इतना तो याद रखेंगे, मध्य मार्ग, मध्य मार्ग, तो महायान यहाँ से भी याद रह जाएगा, एम से शुरू हो, है ना, महायान माध्यमिक, महायान माध्यमिक, समझ रहे हो ना। तो जो महायान है माध्यमिक सेक्ट, माध्यमिक, ठीक है, जिसके मेन जो स्कॉलर है वो नागार्जुन है, जो मिडल पोजीशन, मध्य, है ना, मध्य मार्ग पे का जो प्रतिपाद है उसको जो फॉलो करते हैं वो माध्यमिक सेक्ट महायान का है। समझ रहे हो। फिर आता है योगाचारा। ये जो योगाकारा या फिर योगाचारा है, इसी को विज्ञानवाद भी कहते हैं, है ना। ये जो है ये एक तरीके से ये एक आइडियलिस्टिक स्कूल है बुद्धिज्म का, जो, है ना, जो कि वर्किंग ऑफ माइंड एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस पे फोकस करता है। एक तरीके से योग, योग का काम क्या है कि भैया योग, योग क्या होता है बेसिकली, योग होता है कि आप अपनी माइंड बॉडी, माइंड बॉडी एंड सोल को सिंक्रोनाइज कर रहे हो एंड, है ना, यूनिवर्स के साथ, इसे एक्चुअल में योग कहते हैं। तो बस ये वही स्कूल है, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर, याद रह जाएगा ना।
श्रावस्तिवादीन, स्थाविरवादीन, समितियाँ, कुछ तो यार रट्टा मारना पड़ेगा, इतना ही, इससे ईज़ी मैं क्या बताऊँ? ये बता दिया, पीछे जाकर के देख लेना, वीडियो पीछे कर लेना, ये बता दिया, पीछे जाके देख लेना, ये बता दिया। भाई मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर 10 बार सुन लेना, ये वीडियो 5-6 बार देख लेना, है ना? प्रीलिम्स में जाने से पहले, किसी क्वेश्चन में इसमें जाने से पहले। इसके अलावा बुद्धिज़्म में मेन चीज़ें और कुछ नहीं है, स्तूपों की जानकारी तो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं कि किसने क्या बनाया। कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ इज़ द थीम ऑफ लगाओ ये क्वेश्चन जरा, ईज़ी है, लेकिन फिर भी आदमी घबरा जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ घबरा जाएगा आदमी, ठीक है? यस, आंसर इज़ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो ये जो सूत्र है, धर्म चक्र परिवर्तन, इसमें एट फोल्ड पाथ बुद्ध ने सजेस्ट किया है कि आपको अगर, है ना, एक ऑस्टेरिटी की लाइफ जीनी है, एक आम आदमी को, तो आपको 8, है ना, जो मध्य मार्ग है, उन 8 वोज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये इसका हिस्सा है। दीपवंश और महावंश जो है, ये श्रीलंका में लिखे गए, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, वर्क्स हैं, दीपवंश और महावंश, ठीक है? तो इनमें भी बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, बुद्ध की जो जीवनी है, उस पे विस्तार से चर्चा की गई है। ये जो दिव्य अवदान है, बुद्धिज्म में एक, है ना, यहाँ से अवदान याद रखना, अवदान, अवदान। देखो एक्चुअल में क्या है कि वो बौद्ध धर्म के कुछ सूत्र हैं, जैसे बैतुल्य सूत्र हो गया, बैतुल्य सूत्र हो गया। तो बैतुल्य सूत्र का हिस्सा ही है अवदान शास्त्र, अवदान शास्त्र। तो अवदान सूत्र या अवदान शास्त्र जो है, ये इसी का हिस्सा आता है, ठीक है? ये इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इस अवदान शास्त्र में एक अवदान है दिव्य अवदान। इसी दिव्य अवदान का एक हिस्सा आता है अशोक अवदान, जिसमें अशोकावदान, जिसमें अशोक के बारे में चर्चा की गई है, उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है, उनके बुद्धिज्म के प्रति उनकी डिवोशन की चर्चा की गई है, समझ रहे हो? तो अवदान शास्त्र जब भी, अवदान जब भी आपको देखने को मिले प्रीलिम्स में, तो समझ लेना कि ये बुद्ध से रिलेटेड कुछ है। महापरिनिर्वाण सूत्र, ये तो मैंने बता दिया कि महापरिनिर्वाण क्या है, इस पे फिर से जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस कैन रिफ्लेक्ट इन योर प्रीलिम्स दिस ईयर 2025। 2022 में आया था CDS 1 में, और 2-3 साल ऑलरेडी हो गए हैं, और यूपीएससी को इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इस पे बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको ये टफ ज़रूर लगेगा कि जो रुक्मिणी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन है, और जो ये निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं अशोक के फेथ इन बुद्धिज्म के बारे में। दूसरा ऑप्शन है कि माइनर रॉक एडिक्ट 1। आम आदमी को लगेगा भाई इतनी डिटेल कौन याद रखेगा, ये कौन सा रॉक एडिक्ट? माइनर रॉक एडिक्ट, वो भी 1 गिव्स एविडेंस ऑफ सडन चेंज इन अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म। एक्चुअल में आंसर दोनों है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 2022 में ही, ठीक है, हालांकि ये बाद में इसमें आया, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस में, तो जो इंडियन जो जो है ना, जो उस टाइम पे इंडियन पीएम है, वो नेपाल गए थे और लुम्बिनी इन्होंने विजिट किया था, समझ रहे हो? तो उसी टाइम पे वो जो रामायणा सर्किट वगैरह है, उसको उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। रुक्मिणी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे न्यूज़ में था। दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन बार-बार यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है, जैसे CDS 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, रुक्मिणी देवी पिलर, निगाली सागर पिलर, निगाली सागर पिलर, रुक्मिणी देवी पिलर। अब आप नहीं भूलेंगे, एक बात ध्यान में रखना, ये दोनों जो पिलर्स हैं, निगाली सागर और रुक्मिणी देवी पिलर, ये नेपाल में है। दूसरी बात ध्यान में रखना कि ये दोनों जो पिलर है, ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए खास तौर पे। स्पेशली मेंस में आप इसे कोट कर सकते हैं कि भैया देश के बाहर भी किस तरीके से अशोक ने अपनी कल्चरल, जो स्पेशली किसी भी तरीके की डिप्लोमेसी वगैरह, जो भी आप इसमें कहें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो देश से बाहर भी कैसे बढ़ाए, भाई ऐसे-ऐसे पिलर बनाए उसने दूसरी जगह, समझ रहे हो? तो जो रुक्मिणी देवी है, ये एक्चुअल में लुम्बिनी है नेपाल में।
तो ये अशोक के धम्म के बारे में क्या जानकारी देती है? एक्चुअल में नो। मैं बताऊँगा रुक्मिणी देवी में क्या है। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स फैक्ट अशोका विजिटिंग, है ना, कोनागमा स्तूपा। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे कोनागमना या फिर, है ना, इसका दूसरा नाम था आई थिंक कनक स्वामी या फिर कनकेश्वर, ना मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा है। पर ऐसा ही कुछ उसका नाम था। दूसरा भी इसका नाम है, इसी स्तूप का। इम्पोर्टेंट स्तूप है। प्रधानमंत्री जी ने उसे भी उस टाइम पे विजिट किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्चुअल में ये रुक्मिणी देवी जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि लुम्बिनी में है, ये रुक्मिणी देवी इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? ये कहता है कि भैया अशोका ने इस इंस्क्रिप्शन यहाँ पे रुक्मिणी देवी या फिर लुम्बिनी में विजिट किया था, बुद्ध की बर्थ प्लेस को विजिट किया था। और इसमें बात हुई है कि भैया अशोक ने इस एरिया में टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था। बुद्ध के एरिया में टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था। तो यहाँ किसी भी तरीके से जो धम्म है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये निगाली सागर का तो बिल्कुल इसमें सही बात की गई है। अब बात आते हैं माइनर रॉक एडिक्ट 1 कि ये किस सडन चेंज की बात कर रहा है। एक्चुअल में जो अशोक ने अपनी युद्ध नीति को त्याग करके, ठीक है, जिसे कहा जाता है भेरी घोष, युद्ध नीति थी भेरी घोष, इसे त्याग करके जो धम्म घोष को अपनाया, उस धम्म घोष इस सडन चेंज को रिकॉर्ड किया गया है माइनर रॉक एडिक्ट्स में। जो माइनर रॉक एडिक्ट था, ये अशोक के 11वें काल में जो है वहां पे लिखा गया। दैट मीन्स लगभग उस समय जब, है ना, जब ऑलरेडी आपके 2.5 साल बीत चुके थे कलिंग के कंक्वेस्ट की, तो उस टाइम पे उसने ये पॉलिसी अपनी अपनाई थी, बुद्ध वाली। समझ रहे हो? तो इसलिए वो पॉलिसी यहाँ पे रिकॉर्ड की भी गई है, पॉलिसी शिप। आगे आते हैं, ठीक है, हम बहुत चीज़ें अभी और कवर करनी बाकी है। विद रेफरेंस टू स्थानकवासी सेक्ट, ओ ये एसएस से यहाँ कंफ्यूज मत कर लेना। एक्चुअल में ये जैनिज्म का सेक्ट है और ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में अगले लेक्चर में। तो ये गलती से वायरस घुस गया बीच में। मैंने बताया था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी स्थानकवासी तो हाँ कल हम पढ़ेंगे। जो भी टेरा पंथ वगैरह है, ये सारे पंथ जो है, पंथ स्थानकवासी, है ना, ये सब आपके जैनिज्म में आएंगे। अनेकांतवाद, ये भी जैनिज्म में हम कल पढ़ेंगे, ये भी जैनिज्म का है। ये भी गलती से इसमें घुस गया, देखो। लेकिन फिर भी याद रखना, ऐसे वगैरह में भी आप ये कोट कर सकते हैं। देखो, दो आपके कॉन्सेप्ट है जैनिज्म के, अनेकांतवाद और एक स्यादवाद है, स्यादवाद। और ये बहुत अच्छी फिलॉसफीज है। अनेकांतवाद कहते हैं कि ट्रुथ का कोई एक अंत नहीं है, इसके अनेक अंत है भाई। ट्रुथ इज मल्टी साइटेड, है ना, मल्टीपल डायमेंशन है। और यही क्वांटम फिजिक्स भी कह रही है कि यूनिवर्स में एक डायमेंशन नहीं है किसी चीज़ की। यह है अनेकांतवाद, अनेक अंत है। स्यादवाद कि शायद ये भी एक ट्रुथ है। ये टॉलरेंस को प्रमोट करता है कि भैया हमें जो है किसी भी तरीके से बहुत रिजिड नहीं होना है, हमें किसी भी तरीके से बहुत इंटॉलरेंट नहीं होना है, हमें ओपन रहना है। और हर बात कहने से पहले शायद लगाना है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। स्यादवाद। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। पढ़िए इसे, मैं जल्दी से आपको आंसर बताऊंगा। देखो, आंसर के नज़दीक आने की कोशिश भी करेंगे। पहला ऑप्शन है एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। दूसरा कि कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ, है ना। आगे कि द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। अगला कि मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। भाई ये जो दो ऑप्शन है ना, स्पेशली ये कि कंप्लीट एनहिलेशन की स्वयं को बर्बाद कर देना या फिर मर जाना, समाप्त कर देना। एनहिलेशन क्या होता है? एनहिलेशन ऑफ समथिंग, भैया आप समाप्त कर चुके हो, स्वयं को खत्म कर देना नहीं। एक्चुअल में सेल्फ की रियलाइजेशन होना, वो निर्वाण होता है। आत्मबोध होना। जब आत्म ही नहीं रहेगा तो आप बोध कहां से करेंगे? तो ये तो हटा दो। मेंटल स्टेज बियॉन्ड, इज इट ओनली अ मेंटल स्टेज? नो। निर्वाणा, है ना, क्या ये सिर्फ मेंटल है? नहीं, ये स्पिरिचुअल है। ये आपके इवन, है ना, ये सिर्फ मेंटल नहीं है, स्पिरिचुअल है। यू गेट फिजिकल चेंजेस, है ना, यू अलाइन योरसेल्फ विद, है ना, विद यूनिवर्स। बाकी फिर ये बहुत ही ओपन एंडेड सा ये ऑप्शन है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। आंसर ये तो हो सकता है कि स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, डेफिनेटली हो सकता है।
लेकिन ये ज़्यादा बेटर आंसर है कि है ना, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। एक्चुअल में वो यही बात है ना, जब आप पढ़ेंगे ना 4 सत्य, चौथा सत्य ये था कि भैया जो इच्छाएँ हैं, वो दुखों का मूल कारण है। ये आपने पढ़ा होगा ना, डिज़ायर्स आर द रूट कॉज़ ऑफ all the misery, and to overcome those miseries you need to you need to leave this flame of desire, है ना। तो ये डिजायर्स को, इच्छाओं से मुक्ति पा जाना, यही निर्वाण है। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। अब देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज आने वाला है आगे, इसलिए मैं रुका भी हुआ हूँ कि भैया, है ना, पढ़ो इसे। 2020 का क्वेश्चन है कि परिव्रजक क्या होता है, श्रमण क्या है और उपासक क्या है। मैं सीधे आंसर पे इस पे आऊँगा। एक्चुअल में देखो, यहाँ जो गलत आंसर है वो ये है, श्रमण। श्रमण कौन थे? श्रमण 6ठी-7वीं शताब्दी में स्पेशली हिंदुइज़्म से ही निकली हुई एक तरीके की ऑफशूट थी, जो हिंदुइज़्म में बिलीव नहीं करती थी। जो हिंदुइज़्म में बिल्कुल बिलीव है ना, हिंदुइज़्म के जो रिचुअल्स हैं और जो वेदा है, इन पे, और जो 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 प्रीस्ट है, जो पंडित है, इन पे भरोसा नहीं करते थे। ये एस्थेटिक्स थे, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से क्या कहें उसे, योगी टाइप के लोग थे, योगी, योगी, है ना? आप इसे मान सकते हैं कि जो जो बोलते हैं ना कि शंकर के औघड़ लोग, ये औघड़ लोग थे, औघड़ लोग। लेना ना देना, ये एकदम योगी टाइप के लोग थे। सब सब चीज़ें छोड़ के आए हुए, है ना? एक तरीके से वही कि ये बाबा लोग थे भाई, बाबा जी थे। तो है ना, आंसर इज़ दिस। आगे हम पढ़ेंगे। मैं अभी पहले बता दूँ कि ये क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा गया था। से ये पीवाईक्यू ये रिपीटेड है। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, और जो एपिक्लेट्स हैं, है ना, ये किसका प्रोफेशन था? मतलब जो डायनेस्टिक हिस्ट्री वगैरह है, उनकी जो इन पे लिखी गई कविताएं हैं वगैरह, इन्हें कौन मेमोराइज करता था? क्या श्रमण करते थे, परिव्रजक करते थे, अग्रहारिका करते थे, या मगधा करते थे? सेम ही ऑप्शन की यहाँ डिस्क्रिप्शन, ऊपर डिस्क्रिप्शन पूछी हुई है, यहाँ सेम ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। एक्चुअल में आंसर है मगधा। जो ऐसी कोई भी स्टोरी वगैरह है, इनको मेमोराइज करने वगैरह का काम कौन करता था? मगधा, मगधा। ये ऐसे लोग थे जो कि रॉयल फैमिलीज़ की प्रेज़ में लिखी गई जो कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, क्रॉनिकल है, उन्हें याद करके आगे, 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 आगे सुनाते थे। तो एक तरीके से उस टाइम भी स्टेट प्रोपेगेंडा पे ही रन होता था, जो आज भी होता है प्रोपेगेंडा। समझ रहे हो? तो ये उसी का एक मीडियम था, उन्हीं का ये काम था। अब देखो, हमने ऊपर श्रमणा पे पूछा, है ना, श्रमण यहाँ फिर आ गया। मैंने बताया कि श्रमण ट्रेडिशन क्या था, ये एस्टिक लोग थे, है ना। परिव्रजक और अग्रहारिका ये कौन थे? यहाँ देखते हैं, कुछ की टर्म्स है आपको याद रखना है। परिव्रजक भाई कौन था? ये एक वंडरिंग मॉन्क था, है ना, जो कि है ना, ये बुद्धिस्ट मॉन्क ही था। बुद्धिस्ट मॉन्क होता था परिव्रजक, जो कि न्यूली इंडक्ट हुआ हो, समझ रहे हो? परिव्रजक। और ये वंडरिंग मॉन्क मतलब इधर ये वंडर करता रहता था, घूमता रहता था, घूमता फिरता, और स्पिरिचुअल लिबरेशन की तलाश में। श्रमण मैंने आपको बता दिया ये कौन थे, एक तरीके से साधु लोग थे। अग्रहारिका, है ना, ये जो है, ये एक तरीके से आपने सुना होगा ना, अग्रहार, अग्रहार हो गया, देवदान हो गया, ये कुछ तरीके के दान हुआ करते थे गुप्त काल में खास तौर पे। तो अग्रहारिक वो व्यक्ति था जो कि इस चीज़ को मैनेज करता था। जो चैरिटी में दी गई लैंड है, जो राजाओं ने चैरिटी में दी गया, अग्रहार जो लैंड है ना, उस लैंड को, उस चैरिटी वाली लैंड को ये मैनेज करता था, है ना। फिर आता है मगधा। मैंने बता दिया इनका क्या काम था, मगध ऊपर हमने पढ़ लिया। फिर आता है उपासक, जो यहाँ पूछा भी था। उपासक एक ऐसा व्यक्ति था जो ले फॉलोअर हो बुद्धिज्म का। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, राइट, इसलिए आपको ये गर्जना भी सुनाई दे रही होगी। तो ये उपासक था, ये टर्म आपने याद रखनी है। आई होप आपको जो है मतलब रटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता दिया श्रमण कौन था, है ना। अग्रहार, अग्रहार आपको याद रह जाएगा कि ये एक तरीके की चैरिटी हुआ करती थी, उसको मैनेज करने वाला ऑफिसर। मगध आपको याद है, मगध मगध स्टोरी सुनाएगा। ऐसे याद रखो कि मगध की रॉयल स्टोरी मगध सुना रहा है, याद रह जाएगा भाई, याद रह जाएगा, है ना। साइकोलॉजिकली अपने आप को बोलो कि याद रह जाएगा। उपासक कौन है? एक ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म।
कुछ इवेंट होते थे भाई बुद्धिज़्म में, याद रखना ये। हमने यहाँ देखा ना परिव्रजक, ये एक मॉन्क था। तो परिव्रज्या करके एक इवेंट भी होता था बुद्धिज़्म, है ना, बुद्धिस्ट ये उसमें संघ में। ये क्या इवेंट था परिव्रज्या? परिव्रज्या एक ऐसी सेरेमनी होती थी जिसमें एक नए मेंबर को ऐड किया जाता था संघ में। नए मेंबर को ऐड करके फिर उसे भेज दिया जाता था कि भैया तुम वांडर करो, इधर-उधर घूमो, अपने लिए स्पिरिचुअल लिबरेशन इकट्ठा करो। जब वो इकट्ठा कर ले, तो है ना 10-15 साल के बाद वो एक मैच्योर मॉन्क बनने के लिए रेडी हो जाता था। तो उसके लिए एक उपसंपदा, एक परिव्रज्या और एक उपसंपदा, एक दूसरी सेरेमनी और होती थी। इनका भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? ऐसी चीज़ों का वो जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं एक्चुअली। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटाना है बस। एजर्शन है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग में असेंबली कन्वे की, बिल्कुल सही बात है ये, कन्वीन की, बिल्कुल सही बात है। एंड ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली महायान ऑफ बुद्धिज्म, नहीं भाई, इसमें तो आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें ना सिर्फ महायान बल्कि हीनयान और हिंदू हिंदू है ना धर्म, जैन धर्म, इन सबको इसमें इनवाइट किया गया था। तो ये तो गलत है भाई, सीधी बात है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये तो आप सीधे इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें इतनी डिटेलिंग दी हुई है क्योंकि भाई इससे आपका मेंस का क्वेश्चन साथ में बनता है, पीवाईक्यू एक मेंस का, यहाँ से आपके निकलेगा वो। 2006 का क्वेश्चन है कि क्या इक्ष्वाकु रूलर साउथ इंडिया के जो थे, ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे? दूसरा, कि जो पाल रूलर थे ईस्टर्न इंडिया के, वो पैटर्न थे क्या बुद्धिज्म के? ये स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। हम पढ़ेंगे अभी इक्ष्वाकु रूलर। भाई इक्ष्वाकु रूलर कौन थे? यहाँ आपको दिमाग में थोड़ा ज़्यादा हैवी फील होगा। एक्चुअल में इक्ष्वाकु रूलर कौन थे? जब गुप्त डायनेस्टी आपकी मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई तो सातवाहन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में आए भी थे। तो सातवाहनों के समाप्त हो जाने के बाद इक्ष्वाकु वंश का जो है राइज हुआ, समझ रहे हो? सातवाहन डायनेस्टी जैसे ही आपकी फॉल डाउन हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट नए वंश जो है वो सामने आए। उनमें से एक था इक्ष्वाकु वंश साउथ में, गुप्त वगैरह भी ये उन्हीं के बाद आए हैं। इक्ष्वाकु वंश आपके जो है, इन्हें आप आंध्र भी कहते हैं, आंध्र वंश, आंध्र या फिर इक्ष्वाकु वंश। ये इक्ष्वाकु वंश साउथ इंडिया में वहाँ पे राइज हुआ, समझ रहे हो बात को? तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए भाई। नागार्जुन कोंड में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई बुद्धिज्म, है ना, से रिलेटेड, है ना। नागार्जुन कोंडा रीजन फॉर अबाउट 100 ईयर्स, सातवाहना, है ना। और आंध्र भी इन्हें कहा जाता है। हालांकि ये खुद शैविज्म के फॉलोअर थे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। तो ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट थे। सॉरी, आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना, बाहर से बहुत वो है, यहाँ काफ़ी वो हो रहा है बाहर, लाइटनिंग वगैरह हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स आई थिंक आए हुए हैं, तो आवाज़ को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बचा हुआ है। आई होप हम अच्छे से ये कवर कर पा रहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट बात ये है एक्चुअली मेंस का पीवाईक्यू। 2019 में उन्होंने मेंस में ये पूछा था कि पाल शासकों का बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में क्या योगदान है, इसे आप समझाइए। तो पाल शासक, है ना, गुप्तों के बाद पाल शासकों को माना जाता है ना, जो कि आपके लगभग 8th सेंचुरी के बाद, है ना, पावर में आए बंगाल के एरिया में, है ना, बंगाल के एरिया में। यहाँ से क्वेश्चन भी बनाता है भाई वो क्रोनोलॉजी वाला, तो इक्ष्वाकु याद रख लेना कहाँ था ये, पाल शासक याद रख लेना कि कब, जैसे की बात हम कर रहे हैं, तो 8वीं 9वीं शताब्दी में ये बंगाल के एरिया में आए। तो भाई पालों ने बड़ा काम किया, जैसे जैसे बांग्लादेश, प्रेजेंट बांग्लादेश में सोमपुरा जो विहार है, सोमपुर विहार, इसे देवपाल ने रिस्टोर किया और बड़ा किया इसे। नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने, ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी फंड दिया। विक्रमशिला को इस्टेब्लिश किया, उदंतीपुर को जो है इस्टेब्लिश किया। खास बात ये है कि भैया उस टाइम पे छोटे-छोटे जो जो बुद्धिस्ट सरमन थे, उन्हें छोटी-छोटी पाम लीव्स पे लिखा जाने लगा। तो पाम लीव्स पे जो जब शुरू हुआ, ये उन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ। इन्होंने जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है, तांत्रिक बुद्धिज़्म, तो जो आपके ठीक है, ये तिब्बत के एरिया में बहुत ज़्यादा फैला, उस तांत्रिक बुद्धिज़्म को भी इन्होंने वहाँ पे पैट्रोनेज दी। खास बात ये है कि देवपाल ने, याद रहे ना रहे, खास बात ये है कि जो शैलेंद्र राजा था जावा का, वहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी हुआ करती थी एक,
इनफैक्ट उसे 5 विलेजेस दान में भी दी, ताकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के पास एक तरीके से उन्होंने हॉस्टल बना के रखा हुआ था ना, हॉस्टल। जावा के जो लोग नालंदा में पढ़ने आते थे उनके लिए जो हॉस्टल बना के रखा हुआ था शैलेंद्र राजा ने, उसको मैनेज करने के लिए उसने खुद अपनी 5 विलेजेस भी दी। समझ रहे हो? बाकी ये है ना, जो चार्यपदा है, ये भी उसी टाइम पे बंगला में कंपाइल किया गया था। कम से कम ये पॉइंट्स आप जो है ध्यान रखना। महाबोधि टेम्पल जो है वो इन्हीं के टाइम पे बना था, महाबोधि टेम्पल, है ना? इन्हीं के टाइम पे बना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से इन्हें कवर करते हैं कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच है ना कॉमन टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए दोनों में कॉमन क्या है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड पिनेंस एंड एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट नहीं, एंजॉयमेंट से तो आपकी इंद्रियां है ना वो वश से बाहर चली जाएगी। ये इच्छाओं इच्छाओं को मार के ही तो आप वो करेंगे, दुखों से बाहर आएंगे, तो यहीं से हटा दो ये। इनफैक्ट जो जैनिज्म है वो तो एक्सट्रीमिटीज़ की बात करता है, जो एक्सट्रीम पिनेंस है ना? उसकी बात करता है, जो कठोर तपस्या है उसकी बात करता है जैनिज्म तो। तो ये उस करके भी हटा दो, है ना? एलिमिनेट कर दिया, ये 2 एंड 3 तो आ गया कि वेदा के अगेंस्ट ये बोलते हैं, वेदों के अगेंस्ट, और डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये दोनों बात है ना करते हैं, ये तो सभी को मालूम है। भाई लेकिन ये नया क्वेश्चन नहीं है 2012 वाला, सेम क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ कॉमन टू बुद्धिज्म। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, सेम ऑप्शन। हटाओ ऑप्शन नंबर 1 भाई, वही एलिमिनेशन और वही ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर, समझ रहे हो? इनडिफरेंस टुवर्ड्स अथॉरिटी ऑफ मेडा, वही डिनायल ऑफ रिचुअल। पढ़ा ना हमने, पढ़ा ना, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, सेम चीज, सेम चीज वही हमने यहाँ पे पढ़ा, वहीं से ये सब चीजें आ रही है। इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एक और चीज हम पढ़ेंगे। अवलोकितेश्वर जो है ये और किस नाम से जाने जाते हैं? पॉज करो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है पद्मपाणि। ये कौन है आगे हम जानेंगे। मंजूश्री कौन है आगे हम जानेंगे। मैत्रेय कौन है? मैत्रेय एटलीस्ट यहाँ से जान लो कि माना जाता है, बुद्धों का मानना है, बौद्धों का मानना है कि जो फ्यूचर में बुद्ध पैदा होंगे, जो जो दुनिया को फिर से ज्ञान मार्ग में ले जाएंगे, उन्हें उन्हें मैत्रेय कहा जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में कल्कि है ना, कल्कि, वैसा ही इनका भी ये कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में कोई मैत्रेय आएगा जो कि बहुत कंपैशनेट होगा, लव फैलाएगा पूरी दुनिया में, लव फैलाएगा, लव लव ही लव होगा। तो अच्छी बात है, मैत्रेय आने चाहिए, सभी को प्रेम मिले। फिर वज्रपाणि, मंजूश्री एंड पद्मपाणि, ये कौन लोग है भाई? एक्चुअल में देखो आंसर तो ये है अवलोकितेश्वर का। पद्मपाणि कौन है? पद्मपाणि है ये कमल के फूल पे पद्म पानी, समझ रहे हो? याद रह जाएगा, पद्म पद्म मतलब पद्म पद्म विभूषण टाइप का वो है ना। ये कमल, कमल के फूल पे बैठे हुए पद्म पानी जी हैं, ठीक है? तो ये एक गॉड ऑफ कंपैशन है। ये कंपैशन से लोगों को देख रहे हैं, लव, प्रेम से लोगों को, करुणा से लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हो? भाई वज्रपाणी ये है, वज्रपाणी ये है। तो खास तौर पे ये वज्रपाणी का कॉन्सेप्ट क्या है, इनके हाथ में देखो एक वज्र है, वज्र। तो माना जाता है कि ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा। जब बुद्ध है ना, प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा, जब बुद्ध अपनी जो अ, जो निर्वाण प्राप्त कर रहे थे, महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण जब प्राप्त कर रहे थे, उसके लिए जो तपस्या की, उसमें प्रोटेक्टर के भूमिका में ये थे। और इन्हीं वज्रपाणी को शाओलिन, जो फेमस मोनेस्ट्री है ना, शाओलिन मोनेस्ट्री तिब्बत में, उस मोनेस्ट्री में इनकी आराधना होती है, वज्रपाणी की। इंपॉर्टेंट है ये भी, आर्य मंजूश्री या मंजूश्री, ऑप्शन यही है मंजूश्री। अब ये मंजूश्री कौन है भाई? जब आप देखेंगे ना इनको, भाई ये अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक हाथ में इनके तलवार है और एक हाथ में इनकी, ठीक है, पुस्तिका है। दूसरा हाथ कहाँ गया? ये देखो, एक हाथ में इनकी पुस्तिका है, एक हाथ में इनकी तलवार है। इस तलवार से ये अज्ञान के अंधेरे को काटेंगे, अज्ञान को मारेंगे, पुस्तिका से ये ज्ञान को देंगे लोगों में, समझ रहे हो? ये पद्म पानी की भी एक खास विशेषता है यहाँ पे कि ये एक राजा के स्वरूप में बताया गया है। पद्म पानी प्रजा का राजा, और इनकी नजरें ये सबसे ऊंचे बताए गए हैं।
और इनकी नज़रें सबसे नीचे और सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को देख रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? नीचे की ओर। तो ये ठीक है, वो एक शायरी है ना कि वो तो एक आसमान था लेकिन सिर झुका के चलता था, है ना? हाँ, मनमोहन सिंह जी। सो एक ट्रिब्यूट उनके लिए भी, एक ट्रिब्यूट उनके लिए भी। हाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया, जिन्हें हम यहाँ पे कन्वे नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन हमारी तरफ से, है ना, एक एक हेवी हार्टेड ट्रिब्यूट उनके लिए भी। आनंद मस्ट बी अ वेजिटेरियन। भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आईएएस में ही पूछा हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, सीसेट का पूछ लिया इन्होंने इसमें जीएस में। भैया आनंद जो है वेजिटेरियन होना चाहिए क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट है। आर्ग्यूमेंट से आप क्या अज्यूम करते हैं कि मोस्ट बुद्धिस्ट आर वेजिटेरियन, ऑल बुद्धिस्ट आर वेजिटेरियन, ओनली बुद्धिस्ट आर वेजिटेरियन, मोस्ट वेजिटेरियंस आर बुद्धिस्ट, मोस्ट बुद्धिस्ट आर वेजिटेरियन। मस्ट बी का मतलब क्या होता है कि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो होगा ही होगा कि आनंद इज अ वेजिटेरियन, नो, है ना? मस्ट बी मीन्स कि होना चाहिए, मस्ट बी उसके लिए यूज होता है। सो मोस्ट बुद्धिस्ट आर वेजिटेरियन, दिस इज व्हाई ही शुड बी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की डिबेट समाप्त हो गई हो तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो जो लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं ना, भाई अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी लाइट भी चली गई है, अभी अभी चली गई, आपको गर्जना सुन रही होगी बाहर। यार अगर मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर, प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर, है ना, विद योर फ्रेंड्स, विद एनीवन एंड प्लीज़ लॉग इन टू civilspot.in। आप एक बार इस कोर्स को भाई एनरोल करके देख लो। ये देखो हर हर लेक्चर मैं फ्री में नहीं दे सकता हूँ, ऑनेस्टली, राइट? क्योंकि है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि फिर, राइट, एवरीबडी हैज़ टू मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना? इसीलिए ये, बाकी नहीं, बाकी तो यहाँ फ्री ही चलता है इस पूरे यूट्यूब चैनल में। बट ये 2 कोर्सेज़ हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ट्रस्टवर्दी लग रहा है, समझ आ रहा है एंड इफ़ यू थिंक कि यस ये हेल्पफुल हो सकता है, तो भाई ये डेली प्रैक्टिस के लिए, है ना, जो आप टेस्ट सीरीज़ में मरवा रहे हो अपना 10-15 हज़ार रुपया जो मरवा रहे हो फालतू में, उसे उसे भी मरवा लो। बहुत पैसा है तो मरवा लो उसे भी। लेकिन 3,000 का यार ये कोर्स एक बार जॉइन करके देख लो। क्या पता आपकी जो, है ना, जो प्रॉब्लम है स्पेशली प्रीलिम्स में, वो आपके एक इस डिसीजन से, है ना, वो थोड़ी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप विजिटिंग योर ओनली द यूपीएससी हब कम द civilspot.in, है ना? थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।